हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। आई होप कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी एक यूपी पीओ सीआरपीएफ ट्रेडमैन को आधार मानते हुए उनके एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो हम आपका समय न बर्बाद करते हुए चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी दिया है तमिल लिपि, ऑप्शन सी दिया है खरोष्ठी और ऑप्शन डी दिया है भाव चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें तो कौन सी लिपि थी आपकी, ये थी आपकी भाव चित्रात्मक। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगर से लिपि किस प्रकार लिखी है तो ये राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, दाएं से बाएं के तरफ लिखी जाती है। अगर देवनागरी की बात करें तो सब बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं, ठीक है। अगर तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी बात होगी कि इसकी लिपि कौन है, भाव चित्रात्मक। अगर से भाव चित्रात्मक मतलब उसमें जो चित्र थे उसी के हिसाब से उसके भाव निकाले जाते थे, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है। और इसमें पूछे अगर कितने चित्र पाए गए थे तो इसमें चित्र पाए गए थे आपके टोटल 64 चित्र पाए गए थे, ठीक है। अगर से हम सिंधु घाटी सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपकी 12,900 वर्ग किमी, 12,900 वर्ग किमी, 12,900 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल था। क्या था इसका क्षेत्रफल था। और इसकी समाज की बात करें तो इसका समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1600 ईस्वी में। तो देख लीजिए 1600 ईस्वी में कौन बादशाह कौन बादशाह था जो मुगल बादशाह था भारत में। तो हुमायूं का कार्यकाल की बात करते थे आपका, हुमायूं की बारे में बात करते थे आपका 1530 से 1556 तक, लेकिन 1556 तक यही रहा नहीं, बीच में ये हट गया था। 1556 तक बीच में कौन आ गया, शेरशाह सूरी वंश का राज चला था। कब से कब तक था, 40 से 55 तक, 40 से 55 तक हुमायूं यहाँ पर नहीं था, ठीक है। और अगर से अकबर की बात करें, अकबर कब से कब तक थे, ये थे आपके 1556 से 1605 तक, कौन थे, अकबर। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर थे आपके 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 तक कौन थे, जहांगीर। और अगर से शाहजहां की बात करें, किसकी, शाहजहां की, तो ये थे आपके 1627 से 1658 तक, 1658 तक। इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आए थे आपके औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 तक थे, ठीक है। तो पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, यानी 1600 ईस्वी में गठन हुआ था। उस समय भारत का मुगल बादशाह पूछा तो उसमें मतलब 1600 में कौन थे, 1600 में अकबर थे आपके। कब, 1556 से 1605 के बीच में, यानी मतलब इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, मतलब कौन सी भाषा। अगर से पूछे कितनी भाषा उल्लेखित है तो कितनी भाषा हैं वर्तमान में, तो 22 भाषा हैं। और पहले कितनी थी, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। तो हमें कौन सी नहीं है, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर से हम पहले जो मतलब मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी उनकी अगर से बात करें तो कौन कौन सी भाषा थी, तो चलिए हम भाषाएँ 14 भाषाओं को पहले देख लेते हैं। ये थी आपकी, पहले शुरू करते हैं, एक कश्मीरी थी, कश्मीरी, फिर पंजाबी, कौन सी, पंजाबी, कश्मीरी के बाद पहले थी आपकी कश्मीरी, फिर थी आपकी पंजाबी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी,
आसामी, उड़िया, फिर गुजराती थी, एक थी अब क्या, गुजराती, मराठी, फिर थी आपकी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन है, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और थी आपके उर्दू, कौन थी, उर्दू, और एक संस्कृत। ये आपकी 14 भाषाएं थी जो कि मूल संविधान में थी। मूल संविधान में पूछे मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आपकी 14 भाषा थी। और कौन कौन सी थी, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी थी। तो थी आपकी कश्मीरी, कौन थी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। ये 14 भाषाएं आपके मूल संविधान में थी। किस में थी, मूल संविधान में। अगर हम 15वीं भाषा की बात करें, 15वीं भाषा कौन जोड़ी गई, 15वीं भाषा आपकी जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी, सिंधी। ये कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी 1967 में। कब, 1967 में। किस संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में ये आपकी जोड़ी गई थी। ठीक है, सिंधी भाषा 1967 में 21वें संविधान के तहत जोड़ी गई थी। अगर 71वें संविधान के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं गई सिंधी, इसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन से, मतलब 71वें संविधान संशोधन के तहत वो जोड़ी गई थी कब, 1992 में। 1992 में। उनको याद करने के लिए आप देखिए, जैसे नमक, कौन, नमक, इसे याद रखेंगे, नमक कब, 71वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ी गई। कौन कौन सी थी वो, एक थी आपकी नेपाली, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कितनी हो गई, 15 3 18, बची आपके 4 भाषा। तो यहाँ से देखिए 21 और 71 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 92। कितना, 92। यानी 92वें संविधान संशोधन कब, 92वें संविधान संशोधन 2003 से कितनी भाषा जोड़ी गई, 4। उसे हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे एक हमारे महान क्रिकेटर है MSD, महेंद्र सिंह धोनी। क्या है ये अच्छे बैट्समैन हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ से उल्टा अगर से याद करें, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। तो यहाँ से हम लिख लें मैथिली, क्या, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये आपकी कौन सी भाषा थी, ये आपकी 4 भाषा थी जो कि जोड़ी गई। अब टोटल कितनी भाषा हो गई, टोटल आपकी 22 भाषा हो गई। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाषाओं के नाम को। तो कौन कौन से हो गए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत। ये आपकी मूल संविधान में 14 भाषा थी। 15वीं भाषा सिंधी थी, जो कि कौन थी, सिंधी, जो कि 1967 में 21वें संविधान से जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद करने के लिए नमक याद कर लीजिए। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। इसको याद करने के लिए आप महेंद्र सिंह धोनी को याद रखिए। ठीक है, ये आपकी थी कितने, 22 भाषाएं टोटल। तो आप हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो क्या क्या है, मणिपुरी है, नेपाली है, कोंकणी है, क्या अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है गेहूँ, चना,
मटर एवं चावल। तो रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल कौन सी है, जो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, जैसे गेहूँ, चना, मटर हो गया, आलू हो गया, आलू हो गया, राई यानी सरसों हो गया, ये सब क्या है, रबी की फसल है। चावल जो है, चावल कब बोई जाते हैं, तो ये आपकी जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, जो कि एक किस्म मतलब जो जून जुलाई में बोई जाती है वो कौन सी फसल होती है, वो खरीफ की फसल होती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। खरीफ की फसल में कौन कौन से, चावल हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली, मक्का, ये सब किस में आते हैं, सब खरीफ के फसल में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021 बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए दिया है जयंत घोष, ऑप्शन बी दिया है विनोद कन्नन, ऑप्शन सी दिया है जिशान ए लतीफ़, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सब ममता बियॉन्ड पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये थे आपके जयंत घोष। जयंत घोष ने ममता बियॉन्ड पुस्तक लिखी है। और यह किस पर आधारित है, जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्हीं पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले रोपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में पहले ओपन रॉक्स संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए दिया है भोपाल, ऑप्शन बी दिया है जयपुर, ऑप्शन सी दिया है हैदराबाद, ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। ठीक है, तो बता दें कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो किया गया आपका हैदराबाद। इसमें क्या है, तो इसमें मतलब 35 प्रकार के चट्टानों के बारे में, यानी पत्थरों के बारे में मतलब अध्ययन कराया जाएगा। इस मतलब संग्रहालय में क्या होगा, इसमें 35 प्रकार के पत्थर या चट्टानों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। कितने प्रकार के, 35 प्रकार के चट्टानों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा या बताया जाएगा, बारे में अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है आपका लॉस्की, ऑप्शन बी दिया है प्लेटो, ऑप्शन सी दिया है अरस्तु, ऑप्शन डी दिया है रूसो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अगर से पूछे मतलब बात करें इस पर, तो एक कथन है आपका अरस्तु की। किसकी, अरस्तु की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से इन सब के बुक के बारे में बात करें, इसके बुक के बारे में, अगर से लास्की की बुक कौन सी है, इनकी बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर से प्लेटो की बुक के बारे में बात करें तो प्लेटो की बुक कौन सी है, यह थी आपकी रिपब्लिक। कौन थी, रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। अगर अरस्तु की बात करें तो इसकी है सिर्फ पॉलिटिक्स है, इनकी बुक है पॉलिटिक्स। ठीक है, और रूसो की बात करें तो इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। पूछा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है, तो कथन है आपका अरस्तु की। अगर इन सबके बुक के बारे में बात करें तो लास्की की बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, अरस्तु की बुक है पॉलिटिक्स, और रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन ए दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया नंदलाल बोस, और ऑप्शन डी दिया है जैमिनी रॉय। ऑप्शन डी दिया है जैमिनी रॉय। तो भारत माता नामक
प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ये थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए दिया है कृषि, ऑप्शन बी दिया है व्यापार, ऑप्शन सी दिया है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या ऑप्शन डी दिया है बढ़ईगिरी। तो सिंधु घाटी सिंधु अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसकी ताकत थी क्या? व्यापार। अगर पूछे व्यापार कहाँ से करते थे तो व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से। कहाँ से? मेसोपोटामिया। अगर पूछे मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे स्थित है तो यह आपकी दजला फरात नदी के किनारे। दजला फरात नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? यह मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार। व्यापार अगर सिंधु घाटी के लोग व्यापार मतलब कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया से। मतलब किससे करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। और मेसोपोटामिया में अगर मेसोपोटामिया के किस बंदरगाह से करते थे? सुतकांगे डोर से। किससे? सुतकांगे डोर से ये व्यापार करते थे। ठीक है, इस से व्यापार। अगर सुतकांगे डोर के बारे में बात करें तो ये क्या थे? सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थल थी। सबसे पश्चिमी स्थल थी। ठीक है, अभी इस पर कल ही बात हुआ था कि सबसे मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल और सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल अगर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि सब सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? ये था आपका मांडा। कौन था? मांडा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर या लद्दाख। लद्दाख में पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, है लद्दाख में। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर सबसे पूर्वी की बात करें, इसकी सबसे पूर्वी मतलब स्थल की बात करें तो ये कौन सा? आलमगीरपुर। यह है आपका आलमगीरपुर। कहाँ है ये आपके यूपी में। किस नदी किनारे है? ये आपके हिंडन नदी किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये आपका दैमाबाद। दैमाबाद ये कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? प्रवरा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? प्रवरा नदी किनारे। अब प्रवरा किसकी सहायक नदी? गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी? प्रवरा। ठीक है, और सबसे पश्चिमी स्थल तो बताएं कौन सा? सुतकांगे डोर। ये सबसे पश्चिमी स्थल है। अगर से पूछे ये किस नदी किनारे है तो ये किस नदी किनारे है? दास नदी किनारे स्थित है। किसके? दास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार किसके कारण टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया आपका जीवाणु, ऑप्शन बी दिया है विषाणु, ऑप्शन सी दिया है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी दिया है कवक। ठीक है, तो अगर हम जीवाणु की बात करें, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ये आपका हैजा, निमोनिया, कौन सा? हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, तपेदिक हो गया। कौन सा? तपेदिक। एक हो गया आपका टिटनेस। ये सब है जीवाणु से होने वाले रोग। अगर से विषाणु से बात करें, यहाँ हो गया आपका एड्स हो गया। कौन सा? एड्स हो गया, रेबीज हो गया, ट्रेकोमा जो कि आँखों की बीमारी है। ये किससे संबंधित है? ये आपके विषाणु से। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका मलेरिया। क्या? मलेरिया, पेचिस, मलेरिया के बाद पेचिस, निद्रा रोग, ये सब किससे संबंधित है? ये सब प्रोटोजोआ से संबंधित हैं। अगर से कवक की बात करें, कवक से आपका गंजापन, दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे हैं? ये सब कवक से हैं। दाद हो गया, खाज हो गया, ये सब कवक से हैं। ठीक है, और पूछा टाइफाइड, तो टाइफाइड भी आपके जीवाणु से होता है। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है?
हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया संगम शिक्षा संगम, ऑप्शन बी दिया अध्ययन सेतु, ऑप्शन सी दिया भाषा संगम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो यह आपका भाषा संगम, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से ये कितनी भाषाओं में? तो ये 22 भाषाओं में है, 22 भाषाओं में है। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है आपके धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा भाषा संगम सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी यूपी के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? चंबल नदी यूपी के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? ऑप्शन ए दिया इटावा, ऑप्शन बी दिया सहारनपुर, ऑप्शन सी दिया बागपत और ऑप्शन डी दिया है मेरठ। तो किस जनपद के पास मिलती है? इटावा के पास मिलती है। अगर चंबल की सहायक नदियों की बात करें, चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो ये आपकी एक है आपकी सिप्रा, न कि छिप्रा। एक सिप्रा नदी होती है, एक छिप्रा होती है। तो सिप्रा इसकी सहायक नदी है और एक है आपके कुनू, ये दो इनकी सहायक नदियाँ हैं। और इस पर चार प्रमुख बांध है जो बराबर पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका गांधी सागर बांध, कौन सा? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। एक है आपका राणा सागर बांध, राणा सागर बांध, सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध। और एक है आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, सागर बांध। और एक क्या है आपका कोट बैराज बांध, कोट बैराज बांध, कोट बैराज बांध। ये चार प्रमुख बांधे हैं जो कि चंबल नदी पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा दिया जाता है? वैसे भारत भारती सम्मान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। यूपी के हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अगर पूछे इसे पहली बार कब दिया गया तो सबसे पहले है 1982 में दिया गया। किसे? महादेवी वर्मा को, 1982 में महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को कब दिया गया? 1982 में। कब? पहली बार। ठीक है, तो पूछा भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश किस संस्था द्वारा दिया था? तो दिया जाता है आपका हिंदी संस्थान द्वारा। किस संस्थान द्वारा? हिंदी संस्थान द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक फिरदौसी की है? निम्न में से कौन सी पुस्तक फिरदौसी की है? ऑप्शन ए दिया अवंती सुंदरी, ऑप्शन बी दिया मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी दिया है प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी दिया है शाहनामा। अगर से पूछा अवंती सुंदरी के लेखक कौन है तो यहाँ आपके दंडी। किसकी पुस्तक है? दंडी की। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? तो दंडी है। अब मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यहाँ आपके विशाख दत्त हैं। कौन? विशाख दत्त, विशाख दत्त ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगर से प्रेम वाटिका की बात करें, प्रेम वाटिका के लेखक कौन लेखक कौन है? तो यहाँ आपके रस खान ये प्रेम वाटिका के लेखक है। शाहनामा कौन है? तो ये फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी, ये शाहनामा के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? ऑप्शन ए दिया बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया चीन, ऑप्शन सी दिया पाकिस्तान, ऑप्शन डी दिया अफगानिस्तान। वैसे बांग्लादेश की बात करें तो इसकी सीमा भारत के साथ इसकी कितनी लंबी सीमा कितनी सीमा लगती है? 4096 किमी, 4096 किमी। और चीन की बात करते हैं आपकी 3488 किमी।
3,488 किमी चीन की सीमा भारत के साथ लगती है। और पाकिस्तान की बात करें तो यह आपकी 3,323 किमी, और अफ़गानिस्तान की 106 किमी, 106 किमी। भारत के साथ किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती थी? आपकी बांग्लादेश के। और सबसे कम पूछे थे आपकी अफ़गानिस्तान। कौन सा? अफ़गानिस्तान। सबसे कम सीमा किसके साथ लगी थी? अफ़गानिस्तान। कितना? 106 किमी। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो बांग्लादेश, कितना? 4,096 किमी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया साइना नेहवाल, ऑप्शन बी दिया पीवी सिंधु, ऑप्शन सी दिया किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन डी दिया मैरी कॉम। तो पूछा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। तो कौन नहीं है संबंधित? ये है आपकी मैरी कॉम। ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से MC मैरी कॉम किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। अगर पूछे मुक्केबाजी से और कौन कौन संबंध है और किसका क्या संबंध है? लवलीना बुरगोहन, लवलीना बारगोहन और यहाँ का निकहत जरीन। ये सब किससे? ये तीनों किससे संबंधित है? ये सब मुक्केबाजी से है। और साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ये किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हुआ कि क्योंकि पूछा था कि इससे बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं संबंधित? मैरी कॉम। वो किससे संबंधित है? वो मुक्केबाजी से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी दिया थर्मोमीटर, ऑप्शन सी दिया माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी दिया हाइग्रोमीटर। तो हवा की नमी को किससे नापा जाता है? तो ये आपके हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से हाइड्रोमीटर की बात करें तो इससे क्या मापा जाता है? द्रव के घनत्व को मापा जाता है। और थर्मोमीटर की बात करें तो इससे ताप की प्रवणता को मापी जाती है। और माइक्रोमीटर के से तो सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापन का कार्य मतलब माइक्रोमीटर से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए दिया कासिस्को पर्वत, ऑप्शन बी दिया माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी दिया एकांकगुआ, ऑप्शन डी दिया माउंट एवरेस्ट। अगर से कासिस्को पर्वत की बात करें, कासिस्को पर्वत की बात करें, इसकी लंबाई मतलब ये कितनी मीटर ऊंची है? तो 2228 मीटर ऊंची पर्वत है। और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं आपकी दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और एकांगुआ की बात करते हैं आपकी एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं आपकी एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर। अगर से पूछे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ने दिया है देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, ऑप्शन भी दिया है देश की कुल आय से जनसंख्या को घटाकर, ऑप्शन सी दिया देश की कुल आय तथा इसके कुल जनसंख्या का गुणनफल करके, ऑप्शन डी दिया देश के सभी निवासियों की आय से, देश के सभी निवासियों की आय से, सिर्फ आय से, देश के सभी निवासियों की आय से। किसी देश की औसत जनसंख्या की गणना करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले चाहिए देश की कुल जनसंख्या कितनी है, फिर इनकी कुल आय कितनी है, और कुल आय को इनकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके देश की औसत आय की गणना की जाती है। तो ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होता है। चलिए अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे?
संविधान सभा के सबसे संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे? तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा की गठन। संविधान सभा की गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। अब पूछे अगर से संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अगर से पूछे इसमें क्या हुआ था तो इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष ही मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्योंकि ये उस सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। ये सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही अस्थायी अध्यक्ष बनेगा, ये मतलब कहाँ से, अगर पूछे कहाँ से लिया गया है तो ये फ्रांस से लिया गया था कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही अस्थायी अध्यक्ष बनेगा। और अगर से दूसरी बैठक की बात करें, संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो ये आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। अगर से पूछे इसमें क्या हुआ था तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। और तीसरी बैठक की बात करें तो इसमें तीसरी बैठक हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या था? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को। हमारा क्वेश्चन था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे? सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन चुने गए थे? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर से आपको समझ में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, अगर से प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर से सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।